भारती। पिटारा। पिटारा में आज सेहतनामा। दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है सेहतनामा कार्यक्रम में। आज के इस कार्यक्रम में हम टेलीफोन पर चर्चा के लिए तैयार हैं होम्यो ऑर्थो हीलर चिकित्सक डॉक्टर पंकज श्रीवास्तव के साथ। डॉक्टर पंकज, विविध भारती के स्टूडियो में सेहतनामा कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका व विविध भारती का बहुत ही आभार। बचपन से सुनता हुआ गाने, छोटे पर से सुनता चला आ रहा हूँ। विविध भारती और एक प्यारी सी धुन बजती है जिसको सुन के मन करता है कि बस रेडियो के पास बैठे। जब छोटे थे तो रेडियो चलता था, अभी भी सुनने का मन करता है। आपसे ये जानना चाहेंगे, चूंकि टेलीफोन पर हम आपसे मुखातिब हैं, हमारे सुनने वालों को अपने बारे में कुछ उपलब्धियों सहित बताइए कि किस तरह के चिकित्सक हैं आप और आपका कैलिबर क्या है। मित्रों, मैं लखनऊ में प्रैक्टिस करता हूँ एज ए होम्यो ऑर्थो हीलर। होम्योपैथी के साथ साथ डिसेबिलिटी रिहैबिलिटेशन मैनेजमेंट का पीजी करने के बाद ऑर्थो रिहैबिलिटेशन में वर्क करते हुए मुझे करीब 20 साल हो रहा है। इसमें जितनी भी डिसेबिलिटीज होती हैं बच्चों की या बड़ों की, उसको हम लोग कवर करते हैं, लेकिन मेडिकेशन हमारा होम्योपैथिक होता है। अच्छा। इस तरह का एक स्पेशलाइज्ड वर्क जो मैंने शुरू किया है वो अपने आप में एक अनूठा है। बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी अपने बारे में। दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में सेहतनामा कार्यक्रम का जो विषय है वो है सूखा रोग, पहचान और उपचार। तो डॉक्टर साहब, आपसे इस विषय पर हम यही जान लें शुरू में कि दरअसल ये सूखा रोग कहा जाता है, होता क्या है? देखिए, जैसे आपने अपना नाम इसका रखा है सूखा रोग, पहचान व उपचार। जी। डॉक्टर तो देख के तुरंत पहचान जाएगा कि इसकी क्या प्रॉब्लम है, इसमें कौन सी कमी हो रही है, लेकिन एक आम आदमी कैसे पहचानेगा? हाँ। जैसे हम देखते हैं घर में बच्चे हमारे ठुमक ठुमक के चलते हैं। छोटा सा बच्चा 10 महीने, 12 महीने, 14 महीने, तो उसको देखते हैं कि ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। बच्चे बहुत ही प्यार से चल रहे हैं तो घर वाले बहुत खुश हो रहे हैं। लेकिन हमें देखना है या घर वालों की, क्या ये ठुमकती हुई चाल हमारे बच्चे की सही है या गलत है? अच्छा। ठुमकन तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन अगर उस ठुमकन में जरा सा भी गड़बड़ लगता है तो अपने चिकित्सक के पास ले जाके उसको देखें कि क्या सर हमारे बच्चे का ये ठुमकना अच्छा है या गड़बड़ है। अब पहचानेंगे कैसे? बहुत ही अच्छा सा है। सूखा रोग हमारा जो है ये बच्चों में पाया जाता है, जिसमें कि विटामिन डी की कमी होती है और हड्डियां थोड़ी थोड़ी अपने आप मुलायम होकर टेढ़ी होने लगती हैं। इससे बच्चों में ठुमकन आने लगती है। मदहोश ना हो, उस खुशी में ना रहें, अपने इस बच्चे के ठुमकन को देखते हुए टेढ़े होते हुए चीजों को समझने की कोशिश करें, फिर अपने चिकित्सक के पास ले जाएं। फिर चिकित्सक बाकी बताएंगे कि उसमें और क्या हो सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक तस्वीर कई बार उभरती है, हम जब पूरे भूगोल का अध्ययन करते हैं, कई समाचार पत्र पढ़ते हैं या कहीं सोशल मीडिया पर जाते हैं और कुछ ऐसे देश के बच्चे दिखाई देते हैं, जैसे एक उदाहरण के लिए सोमालिया। हाँ। और वहाँ पे जो बच्चे कुछ खाते पीते मैदान में पाए जाते हैं और उनके चलचित्र भी देखते हैं तो ऐसा लगता है उनके सीने की हड्डियाँ दिखाई दे रही हैं बड़ी विकृति के साथ। ऐसा लगता है बहुत ही कुपोषण सा एक मंजर है। तो क्या वही सूखा रोग है? हाँ जी, जैसे कुपोषण आपने कहा, तो इस कुपोषण के साथ जब कुछ भी हजम नहीं हो रहा है हमारे शरीर में, तो जब हजम नहीं हो रहा है तो उसके साथ हमारे शरीर का कैल्शियम भी बाहर निकलने लगता है। जैसे जैसे कैल्शियम बाहर निकलने लगता है, अब बच्चे तो धूप में बैठे हैं लेकिन खाने पीने की उनकी स्थिति बेहतर नहीं है, पौष्टिक आहार वो नहीं खा रहे हैं। तो सबसे बड़ी वजह इसमें कुपोषण ही होती है। उनका सीना पतला हो जाता है, पेट निकल आता है, सर थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। अगर ऐसी पिक्चर आती है और उन फोटो में ऐसी पिक्चर दिख रही है तो वो सूखा रोग की तरफ ही जा रहा है। जी। लेकिन चूंकि भारतीय जो अपनी जलवायु है, समशीतोष्ण जलवायु है और यहाँ कई बार कुपोषण इसका जो कारण नहीं बनता है, तो वो वजह क्या हो सकती है कि बच्चे अपने घर में खाते पीते घर में भी सूखा रोग के शिकार हो जाते हैं?
इसका बहुत बड़ा कारण है कि हम बच्चों को आज के परिवेश में कमरों में रखते हैं, धूप में खेलने से मना करते हैं, आउटडोर जाने से मना करते हैं। बच्चे भी घर में खेला करते हैं, बच्चों को धूप में मत लिटा लो, बच्चा मेरा काला हो जाएगा। जैसे पहले माँ दाई लोग तेल मालिश करते थे, बच्चे धूप में लेटते थे सुबह सुबह। अब ऐसी प्रक्रिया थोड़ी सी कम होने की वजह से भी पिछले कुछ सालों से ये लक्षण वापस नजर आने शुरू हुए हैं सूखा रोग। एक बहुत बड़ा कारण सूरज की रोशनी का हमारे शरीर पे ना पड़ना। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि सूखा रोग होता कैसे है और इसकी जो मुख्य वजहें हैं, कारण है, वो क्या क्या हो सकते हैं? देखिए, सूखा रोग होने का सबसे बड़ा कारण, जैसे हम लोग ने डिस्कस किया था, कि प्रॉपर डाइजेशन हमारे शरीर में नहीं हो रहा है। अब ये डाइजेशन क्यों नहीं हो रहा है? हम अच्छा खिला रहे हैं, अच्छा पिला रहे हैं, अच्छे परिवेश में रखे हैं। सूखा रोग स्पेशली अगर किसी की खाल सुकड़ रही है तो वो सूखा रोग नहीं हुआ। अगर उसकी हड्डियां सुकड़ रही हैं तो ये सूखा रोग हुआ। जी। तो जैसे कि आपने पूछा क्या कारण हो सकता है, तो सबसे बड़ा कारण विटामिन डी की हमारे शरीर में कमी है, और उस विटामिन डी की कमी का परिपूरक जो है वो हमारा सूरज है। शरीर की 80% के आसपास की विटामिन डी हमें सूरज से मिलती है। अगर हम प्रॉपर सनरेज में बैठें तो उससे ही जब हमारी जो अल्ट्रावायलेट रेज स्किन पे पड़ती हैं तो विटामिन डी का प्रोडक्शन शरीर में होता है, और विटामिन डी जब हमारे शरीर में होगा तभी जो भी हम खाएंगे वो प्रॉपर एसिमिलेट होकर एब्जॉर्ब होगा और सूखा रोग को हम बचा सकते हैं। अच्छा, ये भी बताइए कि एक कैरेक्टर होते हैं कि भाई इसको सूखा रोग हो गया है, लक्षण या उसकी जो पहचान है वो क्या है? सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि अगर माँ बच्चे को गोदी में लिए है तो वो सोचती है कि उसका बच्चा बहुत स्वस्थ हो रहा है, पेट फूल रहा है, वो देख रही है, लेकिन उसके जोड़ों में मोटापन होता चला जाता है, कलाई चौड़ी होने लगती है, पैरों में हल्का सा टेढ़ापन आता है, बच्चे को खड़ा करते हैं तो बच्चा गिरने लगता है, उसको रिकरेंट बार बार उसको लूज मोशंस होते हैं, उसको कब्ज रहती, एक एक दो दिन उसको लैट्रिन नहीं होती हैं। ओके। अक्सर जरा सा भी मौसम बदला उसको खांसी जुकाम बुखार शुरू हो जाता है, फिर पेट खराब हो जाता है। लेकिन इन सब का असर जब जोड़ों के ऊपर आने लगे, हड्डी पे दिखने लगे, तो वहां पे हम सूखा रोग की तरफ अपना ध्यान ले जाते हैं। और वहां पर चिकित्सक की सलाह लेनी ही चाहिए। बिल्कुल, बगैर चिकित्सक की सलाह के आप कुछ ना खिलाएं। बच्चा देखने में इतना कमजोर सा लगता है कि उसको पता नहीं कौन सा रोग हो गया। डॉक्टर साहब, ये आपने कहा कि बच्चों में पाया जाता है, लेकिन कितनी उम्र तक के बच्चों में ये पाया जाता है, ये तो ये जानना है। और ये भी एक जिज्ञासा है कि बड़ों में भी ये रोग पाया जाता है क्या? उम्र का जहां तक सवाल है तो 6 से 7 महीने से स्टार्ट हो सकता है। हाँ। और रिकेट्स का अगर हम कहें यानी सूखा रोग का, हाँ, तो ये कम से कम 8 से 10 साल तक के बच्चों में मिल जाता है। जी जी। लेकिन अगर बड़ों की बात करते हैं तो जब एडोलसेंट एज होती है, हाँ, यानी बहुत बड़ों में तो नहीं होता है, किशोरावस्था, एक तरह का मेटाबॉलिक बोन डिसऑर्डर है जी। इसमें 8 से 10 साल पहले तक उसको हम रिकेट्स यानी सूखा रोग में लेते हैं। थोड़ा सा बड़ा होने पर इसको हम ऑस्टोमेलेशिया कहते हैं। इसमें हड्डियां टेढ़ी तो होती हैं लेकिन जोड़ों पे कमजोर ना होके बीचों बीच से कमजोर हो जाती हैं। अच्छा। तो वो अपने आप अंदर ही अंदर धीरे धीरे टूटने लगती हैं, चिटकने लगती हैं, लेकिन उसकी जो झिल्ली होती है वो इतनी मजबूत होती है कि बच्चा बड़ा हो चुका होता है, तो वो झिल्ली हमारे शरीर को रोके रहती है। अच्छा। तो वो बड़ों में ऑस्टोमेलेशिया कहलाता है, और जब यही लक्षण जब झिल्ली कमजोर होती है तो वो बच्चों में रिकेट्स यानी सूखा रोग के तौर पे कहलाया जाता है। अच्छा, इसके तमाम जो कारण आपने बताए वो तो समझ में आए, हमने सुने भी, लेकिन एक शब्द होता है हेरिडेटरी या अनुवांशिकता। तो अनुवांशिकता के जरिए मान लीजिए माँ बाप में या दादा दादी या नाना नानी में कभी किसी को ये रोग कहीं रहा हो तो वो क्या इस पीढ़ी में भी आ सकता है क्या? पेरेंट्स में एक्स लिंक्ड हाइपोफॉस्फेटेमिक कंडीशन होती है, एक टर्म है। वो क्या है? कि फॉस्फेट का लेवल जो है वो किसी पेरेंट्स में काफी कम रहता है। अच्छा। और उसको किडनी की थोड़ी सी परेशानियां हैं। तो ऐसे बच्चों में बहुत ही रेयर होता है कि उसमें रिकेट्स अनुवांशिक तौर पे आता हो। अच्छा अच्छा। वैसे ये अनुवांशिक नहीं है, लेकिन किसी पेरेंट्स में अगर एक्स लिंक फैक्टर ये आता है तो हम लोग इसको उस दिशा में भी सोच सकते हैं। अच्छा, मतलब मुख्य रूप से अनुवांशिक रोग नहीं है? हाँ, मुख्य रूप से नहीं है, कभी कभी पाया जा सकता है, लेकिन मुख्य रूप से ये कुपोषण और विटामिन डी की कमी से पाया जाने वाला रोग कहलाता है। दोस्तों, आज के सेहतनामा कार्यक्रम में टेलीफोन पर हमसे मुखातिब हैं डॉक्टर पंकज श्रीवास्तव, जो होम्यो ऑर्थो हिलर चिकित्सक हैं। डॉक्टर साहब, एक बच्चे को सूखा रोग है तो दूसरे में होने की कितनी संभावना है? क्या संक्रामक रोग भी है ये? नहीं, संक्रामक तो बिल्कुल नहीं है। नहीं है ना, किसी तरह का छुआछूत का नहीं है। अगर एक बच्चे को है तो दूसरे को होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर एक बच्चे की परवरिश में जो गलतियां हमने करी हैं वही हम दूसरे बच्चे की परवरिश में करेंगे
तो उसको अच्छा, हो सकता है। ये भाई आपने एक फैक्टर किसी बच्चे को नुकसान दे रहा है, उससे उसकी डाइजेशन गड़बड़ हो रहा है, आपके घर का पानी सही नहीं है, उससे कुछ गड़बड़ हो रहा है, तो ऐसा दूसरे बच्चे में आ सकता है। अच्छा, जब तक ये रोग जैसे आपने स्पष्ट कर दिया कि एक से दूसरे बच्चे में नहीं फैलता है और ये छूत का रोग नहीं है, हाँ बिल्कुल नहीं। लेकिन फिर भी कुछ सावधानीवश तो हम रखते ही घर में कि भाई उस बच्चे के साथ ना खेलो, ऐसा है, वो बीमार है, ये तो एक आम बात हो जाती है। लेकिन पहचाने, हाँ ख़ास जी। तौर से पेरेंट्स की बात करूं तो वो प्रथम दृष्टया कैसे पहचाने कि उनके बच्चों को सूखा रोग है, ताकि वो चिकित्सक के पास जा सकें। हाँ, जैसे शुरुआत में मैंने आपसे बताया था, बच्चों में हल्का सा टेढ़ापन, जो मैंने ठुमकता बताई थी आपको, इसमें एक बहुत ही सीधा सा एक समझने का है। अगर हम बच्चों के अपने पैरों को जोड़ें, हम्म। उनके पंजों को अगल बगल रखें, हम्म। तो या तो बच्चे के घुटने लड़ेंगे, अच्छा। उसको हम किसिंग नहीं कहलाते हैं, नॉक नहीं कहते हैं। जी। और अगर वो घुटने बीच की लाइन से काफी दूर जा रहे हैं, यानी घड़े घड़े के शेप में हो रहे हैं, सी शेप में हो रहे हैं, अच्छा। तो घुटने अगर सेंटर लाइन से बहुत ज्यादा दूर हैं और अगर सेंटर लाइन को टच कर रहे हैं, तो दोनों स्थिति में इस तरह की पिक्चर आती है, तो हम रिकेट्स की तरफ ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि बच्चों में ऐसा रोग रिकेट्स की वजह से ही पाया जाता है। ये आपने बहुत अच्छी बात बता दी, तो ताकि फिर मान से कुछ लीजिए बच्चों में अगर पेरेंट्स इसको गौर करते हैं कि अरे ये बच्चा तो दौड़ते दौड़ते गिर रहा है बार बार, तो क्यों गिर रहा है, जैसे ही वो दौड़ेगा उसके घुटने आपस में टच करेंगे, वो गिर पड़ेगा। और अगर उसके पैर बाहर की तरफ भाग रहे हैं, घुटने बाहर की तरफ जा रहे हैं, बीच में डिस्टेंस ज्यादा हो रहा है, तो फिर वो ठुमक ठुमक के चलेगा। अच्छा, अच्छी खुराक देने के बावजूद, खास तौर से माँ के संपर्क में तो बच्चा ज़्यादा रहता है, हाँ जी बिल्कुल। लेकिन नहलाते धुलाते समय जब कपड़े पहनाने का वक्त आता है और उसके सीने की हड्डियाँ चमकने लगती है और उसको पोषण देते हुए भी प्राप्त नहीं हो पा रहा है, या जो अपना शरीर ग्रहण नहीं कर पा रहा है, ये भी एक पहचान बन सकती है कि सूखा रोग इसको हो रहा है। हाँ जी, अगर हम उसको अच्छी खुराक दे रहे हैं, हाँ। हमारे शरीर में जाके स्टोर तो हो रही है, लेकिन एब्सॉर्ब नहीं हो रहा है। क्योंकि इसका मेन डिफेक्ट है कि जो हम खा रहे हैं वो मिल तो रहा है, लेकिन एब्जॉर्प्शन पावर हमारे शरीर की कम हो गई है। जी। तो क्यों कम हो गई है? जी। क्योंकि इसमें जैसे मैंने शुरू में जिक्र किया था, विटामिन डी। जी। विटामिन डी हमारा जो है ये सूरज से मिलता है, और विटामिन डी का बहुत बड़ा काम है कैल्शियम को एब्जॉर्ब करना। अगर हम सिर्फ कैल्शियम खाएं और विटामिन डी की खुराक हमारे शरीर में नहीं है, तो कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा, और जो कुछ भी खाने में कैल्शियम है वो अपने आप स्वतः बाहर चला जाएगा, और फिर शरीर में ब्लड के कैल्शियम लेवल को मेंटेन करने के लिए बोन से कैल्शियम निकल करके ब्लड में आएगा, तो बोन कमजोर हो जाएंगे। हो, ये प्रक्रिया है। ये बहुत बड़ी प्रक्रिया है। और विटामिन डी से जरूरत क्या है विटामिन डी की? चूंकि हमारा जो भी विटामिन डी है ये फैट सोलुबल विटामिन है, और जब प्रॉपर एसिमिलेशन नहीं होता है, प्रॉपर पाचन वसा का नहीं होता है, हम ऐसी चीज दे रहे हैं जिससे कि उसका पेट गड़बड़ कर रहा है, उसको आंव आ रही है, उसके लूज मोशंस हो रहे हैं, तो जो भी शरीर के अंदर प्रॉपर फैट है वो बाहर जा रहा है। अगर प्रॉपर फैट में एसिमिलेशन नहीं होगा, तो फिर हमारे शरीर में जब फैट की इंटरनल कमी होगी तो विटामिन डी एब्जॉर्ब नहीं होगा, विटामिन डी एब्जॉर्ब नहीं होगा तो कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा। यही वजह है कि अच्छा खाना खिलाने के बावजूद भी बच्चों में सूखा रोग पाया जाता है। अच्छा, अब जैसे हर पैथी में कहीं ना कहीं अपने स्टाइल में, एक अपनी शैली में इलाज या उपचार की व्यवस्था होती है, लेकिन चूंकि हम आपसे बात कर रहे हैं और आप होम्योपैथी को रिप्रेजेंट करते हैं, होम्योपैथी चिकित्सक हैं, तो इलाज के लिए क्या आप सलाह देंगे? देखिए, इसमें इलाज की हर पैथी की अपनी सलाह है। जहां तक मैंने फिर उसी पॉइंट पे आना है कि एब्जॉर्प्शन बहुत जरूरी है। हम कैल्शियम मुहैया करा सकते हैं, हम कैल्शियम खिला सकते हैं, हम विटामिन डी खिला सकते हैं, लेकिन क्या वो हमारे शरीर में रुक रहा है? जैसे कि हमने कहा कि मेटाबॉलिक बोन डिसऑर्डर है, ये डिस्टर्बेंस होता है पेट का। तो होम्योपैथिक में ऐसी बहुत सी दवाएं हैं जिनसे हम उसकी पाचन क्रिया को दुरुस्त करते हैं। इसमें हड्डी में कैल्शियम खिलाने का मतलब नहीं है, जो खिलाएंगे उसको पाचन होना जरूरी है, तो पहले पाचन क्रिया को अपनी दवाओं से दुरुस्त करते हैं। जब वो पाचन क्रिया हमारे शरीर की दुरुस्त होती है, फिर हम जो भी डाइटरी मैनेजमेंट देते हैं उसमें एब्जॉर्प्शन आता है। और जहां तक कि टेढ़े मेढ़े पैर का सवाल है, इनके लिए क्योंकि मैं एज ए रिहैबिलिटेशन एडमिनिस्ट्रेटर हूं, तो उसमें मैं रिहैबिलिटेशन गुड्स, बेल्ट, ब्रेसेस, सपोर्ट्स का इस्तेमाल करके बच्चे को चलने से रोक के उसको सुधारने की कोशिश करता हूँ। ये बहुत ही अच्छा आसान सा जो तरीका बताया आपने कि आसान शब्दों में अवशोषण, इसको हम समझे तो ऐसे है जी, अवशोषण तो करे कम से कम शरीर। बिल्कुल।
ये हम बात कितना भी रखे रहे शरीर में, लेकिन वो सड़ रहा है, एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, तो कोई मतलब नहीं होता। कैल्शियम की बात भी दीगर है। विटामिन डी को आपने यहाँ डिफाइन किया है कि सनलाइट से तो मिलता ही है, लेकिन बिल्कुल। अब ये हम जानना चाहेंगे कि सूर्य की रोशनी के अलावा विटामिन डी के जो अन्य जो रिसोर्स हैं वो क्या क्या हो सकते हैं आपकी नज़र में? बहुत ही आसान है। सूर्य की रोशनी के अलावा बच्चों में दूध से बनी हुई जो भी पदार्थ हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स। डेयरी प्रोडक्ट्स, उसमें दूध है, पनीर है, दही है, इसको हम दे सकते हैं। और जिन बच्चों को नॉनवेज, जिनके घर में नॉनवेज खाया जाता है, तो उसमें भी फिश ऑयल होता है, फिश को दे सकते हैं। उसमें स्पेसिफिक होती है, सोलोमन फिश होती है, उसमें काफी अच्छी मात्रा में विटामिन डी और कैल्शियम पाया जाता है। जी जी, तो ये आपने ऐसी डाइजेस्टिव चीज दे सकते हैं। बाकी नट्स होते हैं, कोई भी हैं, बादाम हैं, मूंगफली हैं, इनको दे सकते हैं, पीस करके दे सकते हैं, जितना भी उसको बच्चे को एब्जॉर्ब हो। जी। पत्तेदार सब्जियां होती हैं, जैसे पालक है, चौलाई का साग है, इन सब में भी कैल्शियम विटामिन डी की मात्रा काफी अच्छी होती है। और एक बहुत ही खास चीज है, जैसे कि हम रोटी खिलाते हैं, हम पुआ बना के खिलाते हैं बच्चों को, कुछ भी देते हैं तो उसमें एक अनाज चाहिए। अनाज में अगर हम आटा खिला रहे हैं तो उसकी जगह मिलेट्स होते हैं, जिसमें कि हम कह सकते हैं अनाज, जैसे ज्वार, बाजरा, ऐसे एक बहुत ही बढ़िया सा है, रागी कहलाता है। वो नाचनी कहते हैं उसे। अच्छा, हो सकता है वहां पे कहते हैं। महाराष्ट्र में नाचनी कहते हैं नाचनी रागी कहते को। हैं। हाँ, रागी इस बहुत ही बढ़िया अनाज है। इसको खिलाने से एक तो वो गरिष्ठ नहीं होता है, गरिष्ठ यानी कि हैवी नहीं होता है, और थोड़ी मात्रा में खिलाने से बच्चों में कैल्शियम की कुपोषण को वो बेहतर करता है। ये और बात कुपोषण से वो अवशोषण की तरफ ले जाता है। तो अनाज में अगर हम ले लें, उसकी दलिया खिला दें या उसको पका के खिला दें, तो अनाज के तौर पे अगर हम बच्चों को थोड़ा थोड़ा से देना शुरू करें, और साथ में दही, दूध या जो भी सब्जियां जो उसको हजम हो सकती हैं, जी। लेकिन सबसे पहले उसकी पाचन क्रिया को दुरुस्त करने के लिए डॉक्टर से परामर्श जरूरी है। अच्छा, कई बच्चे जैसे दूध से जो है मुंह मोड़ लेते हैं, तो यहाँ हम जानना चाहेंगे अगर उसको दही खिलाया जाए तो भी पूर्ति हो जाती है? बिल्कुल होगी दही से भी, जी। क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट्स में चीज तो वही है, बस उसका टेस्ट और फ्लेवर थोड़ा सा बदल जाता है। और आज की जो बातचीत का विषय है वो सूखा रोग, पहचान और उपचार। और ये जो हमारे चिकित्सक साहब हैं डॉक्टर पंकज जी श्रीवास्तव जी, ये होम्योपैथी के चिकित्सक हैं, और अब हम इनसे जानेंगे। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि विटामिन डी की डोज यदि आप रेफर करते हैं बच्चों को और बड़ों को, तो कितनी कितनी देनी चाहिए? विटामिन डी डोज स्पेसिफिक देने से शुरुआत में कोई मतलब नहीं है। अच्छा। हम खिला भी देंगे तो हजम होना बहुत जरूरी है। वैसे जो हम लोग का एक पैरामीटर है, बच्चों में लगभग 400 आयु यूनिट होती है, हाँ, ये हाँ। रिक्वायर्ड है। अच्छा। लेकिन अगर हम बच्चे को धूप में लेटाते हैं तो काफी हद तक ये चीज परिपूर्ण हो जाती है। अच्छा, आपने कहा कि बच्चों को धूप का सेवन करवाना चाहिए जिससे धूप में सिकाई हो, तो आपके मुताबिक वो क्या राय देंगे आप कि कितने बजे तक की जो मॉर्निंग का धूप सेवन है वो करना चाहिए? लगभग 9 बजे के आसपास, अच्छा। जब रश्मि जो रेज हैं हमारी हैं, ये बहुत ही हार्ड नहीं होती हैं, तो उनमें हम लेटा सकते हैं बच्चों को। तो पूरा शरीर खोल के जब बच्चे लेटेंगे तो उनकी स्किन पे सूर्य की किरणें गिरेंगी, और फिर वो एक फिजियोलॉजी है, एक मैकेनिक्स है बॉडी की, उसके अंदर वो धीरे धीरे विटामिन डी का प्रोडक्शन शुरू करेंगे। और जैसे हमने बच्चे को लिटाया और एक आध 1.5 घंटे उसको धूप स्नान करवा दिया, ना उसके ना 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 ना, तो मैक्सिमम 10 से 15 मिनट। ये आपने बहुत ही मिथ दूर कर दिया। कई लोग जब इस बात को सुनते हैं तो बच्चे को लिटा ही देते हैं कि भाई 1.5 घंटे जितना सिकाई करना है ले ले। नहीं, वो फिर ज्यादा खाना तो नुकसानदायक हो जाएगा। हाँ, 15 मिनट। हाँ, 10 से 15 मिनट लिटा लें। और ये भी नहीं कि आप रोज लिटा लें, अगर हफ्ते में 5 बार भी लिटाते हैं, अच्छा। 4 बार भी लिटाते हैं, जी। तो भी ये परिपूर्ण। जी। बहुत से घर ऐसे हैं जिनके यहाँ धूप नहीं आती, उनको बच्चों को बाहर ले जाना पड़ सकता है। आजकल फ्लैट्स में लोग रहते हैं, तो इस तरह से वो अपनी चीज को सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, रिकेट्स यानी कि जो सूखा रोग की बात चल रही है, हम चाहते हैं कि कई बार आपने भी सुना होगा और आप तो सलाह भी देते होंगे कि भाई प्रिकॉशन ही रख लो तो रोग होने की संभावना नहीं रहती है। तो ऐसा क्या बचाव का साधन है जो हमें रखना चाहिए ताकि सूखा रोग से बच्चों को बचाया जा सके? बचाव का साधन सबसे बड़ा यही है कि हम सबसे पहले अपने खान पान में ध्यान दें। जैसे एक बहुत छोटा सा एक स्लोगन मैं कह सकता हूँ कि स्वच्छ हो तन भोजन की थाली, किसी भी रोग से हो रखवाली। इसको फिर से रिपीट कर दीजिए आप। अच्छा जी, स्वच्छ हो तन भोजन की थाली,
किसी भी रोग से हो रखवाली। क्या बात है, क्या बात है। अगर हम अपने खान पान में हम्म, इस चीज को ध्यान दें कि कुपोषण की स्थिति हमारे खाने में नहीं आ रही है, तो चाहे वो सूखा रोग हो, चाहे वो स्कर्वी हो, चाहे कोई भी रोग हो, चाहे कृमि रोग ही हो, बच्चों में कीड़े हो जाते हैं वो रोग भी हो, तो भी हम उसको दुरुस्त कर सकते हैं। कि जब बच्चों में कैल्शियम की कमी होती है तो वो दीवार की खुरचन, चूना, मिट्टी, कुल्हड़, इस तरह की मिट्टी वगैरह उठा के खाना, चौक शुरू कर देते हैं। चौक अब जब स्कूल में स्लेट से लिखते हैं चौक भी खा जाते हैं। चौक भी खा जाते हैं। तो ये इन्हीं बातों से अच्छा एक निकला। तो इस पे भी हम ध्यान से देखते हैं कि अगर कोई बच्चा है चुप्पे से चौक खा रहा है, दैट मीन्स कि उसको कहीं ना कहीं एक कमी हो रही है, वो उसको परिपूर्ण करने के लिए खा रहा है। यहाँ एक भ्रम भी दूर होता है, वो कितना सच है वो तो आप ही क्लियर कर सकते हैं मेरा, बताइए। कि इस तरह से जो आप लक्षण देखते हैं, बच्चे की एक्टिविटीज़ देखते हैं, उन गतिविधियों को मद्देनज़र रखते हैं, तो क्या ये सही है कि भाई सूखा रोग वाले जो बच्चे हैं गरीब परिवार में ही होते हैं, ऐसा आवश्यक है क्या? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरे पास बहुत से बच्चे आते हैं जो कि धनाढ्य परिवार के हैं। तो मेन चीज सबसे अहम है कि उनका डाइजेशन दुरुस्त होना जरूरी है। ये आपने शुरू में भी कहा था, बड़ी अच्छी और बात आज भी, है। क्योंकि इसी से हम उसको टैकल कर सकते हैं। किसी भी स्टेटस पे बच्चा रह रहा हो, और अगर बच्चे को हम बड़ी उसमें रहता है, धनाढ्य परिवार में है, जंक फूड खिला रहे हैं, कुछ ऐसी चीजें खिला रहे हैं जो उसको हजम नहीं हो रही हैं, तो उसको ये रोग हो सकता है। डॉक्टर साहब ये बताइए कि यदि बच्चा बचपन से ही ठीक है तो बड़े होकर क्या वजह हो सकती है, उसके सूखा रोग होने की कोई संभावना बनती है क्या? हाँ, बड़े होने में जहां तक सवाल है, बच्चा 2 साल, 3 साल, 4 साल, उस स्थिति में भी आकर के उसको ऐसा मर्ज हो सकता है। अच्छा। कारण सब वही आसान कारण है। जी, जो सबसे आप पहले पेट की गड़बड़ी। ये चीज बार बार आ रही है समझाने के लिए, लेकिन जहां से भी शुरू करेंगे वो पेट की गड़बड़ी से ही शुरू होगी उसकी। बिल्कुल बिल्कुल और इसमें बहुत ही क्लियर है, क्योंकि अब इसमें एक्सरे तो किसी ने कराया नहीं। अगर एक्सरे कोई डॉक्टर देखता है या कोई भी देखता है, कहीं अचानक किसी की चोट लग गई बच्चे के और वो एक्सरे कराने गया, उसमें देखा, तो उसमें जो बच्चों के जोड़ होते हैं उसकी हड्डी बहुत चौड़ी नजर आती है, भले ही कहीं की हड्डी टूटी हो। तो उस तरह से भी हम बड़ी एज में बच्चों में आने वाले इस मर्ज को पकड़ सकते हैं। ये आपने बहुत अच्छी बात बताई। अच्छा, अचानक जो बहुत ग्रामीण इलाकों में लोग रहते हैं, रूरल एरियाज़ में, बहुत छोटे छोटे टाउन में, कस्बों में रहते हैं, हमने देखा है अधिकतर सूखा रोग की संभावना वहाँ ज़्यादा दिखाई देती है। तो ये क्या कारण होता है? क्या एक स्वच्छता की बात होती है, हाइजीन की, या आप जैसे कह रहे हैं कि बच्चे में एक वो सावधानी को लेकर माँ की और पिता की, कि वो ध्यान नहीं दे पाते, तो ये भी एक कारण होता है क्या? देखिए, जैसे कि गांव का बच्चा है, उसको खान पान सही नहीं मिल रहा है, उसको दूध दही नहीं मिल रहा है, क्योंकि शुरुआती दौर में बच्चा जब होता है तो दूध ही उसका सबसे अच्छा पोषण होता है। कोई माँ है, वो बच्चे को फीड नहीं करा पा रही है, तो उसने ऊपर का दूध पिलाया, वो उसको हजम नहीं हो रहा है, तो उसने फिर अनाज खिलाना शुरू कर दिया। अनाज में भी उसने वो चीज खिलाई जो उसको हजम नहीं हो रही है। तो गांव की परिदृष्टि को देखते हुए अगर उसको खान पान में अच्छी चीजें हम नहीं दे पा रहे हैं, तो भी हम इस तरह के मर्ज को पा सकते हैं। ये बात तो अच्छी है। और देखिए, बहुत ही करीब जो होता है बच्चे के, वो होती है माँ। उसके ममत्व से वो जुड़ा रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अपने बच्चे को रिकेट्स से बचाने के लिए माँ की क्या जिम्मेदारी बनती है? अगर मान लीजिए वो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं भी है, लेकिन एक परंपरा में तो ये होता ही है कि पहले बहुत सामूहिक परिवार हुआ करते थे, आज भी कई जगह हैं, तो वो बड़े लोग, बूढ़े लोग जो होते हैं वो बताते रहते हैं। तो माँ की व्यक्तिगत जिम्मेदारी क्या होती है? माँ की व्यक्तिगत जिम्मेदारी यही हो सकती है कि उसका खान पान उचित रखें। बच्चे को जरा सा भी किसी तरह का लक्षण अगर मौजूद हो रहा है कि अचानक उसको खांसी जुकाम हो रहा है, अचानक पेट गड़बड़ हो रहा है, तो उस पे ध्यान दें। या बार बार हो रहा है? बार बार हो रहा है, रिकरेंट का मतलब बार बार हो रहा है। और धूप का सेवन भी उसको कराए। वैसे भी सब बच्चों को स्वस्थ खाना, स्वस्थ धूप, स्वस्थ जलवायु अगर मिलेगी, तो माँ का फर्ज यही है कि उसको इस तरह की चीजें मुहैया कराएं। अब बहुत गरीब है तो नट्स तो नहीं खिला सकती है, लेकिन मूंगफली खिला सकती है। मछली नहीं खिला सकती है, लेकिन किसी भी तरह से थोड़ा सा अगर मांस मछली घर में खाते हैं तो उसका अंश खिला सकते हैं। लेकिन हाँ, गरीब है तो कोई बात नहीं, लेकिन स्वाद सबका होता है। जंक फूड से सबको दूर रखें। डॉक्टर साहब ये बताइए कि अपने बच्चे को सूखा रोग से बचाव के लिए
एक जो गर्भवती महिला है और जो माँ बनेगी भविष्य में, उसको क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, या उनके घर वालों को उस महिला के प्रति क्या जागरूकता रखनी चाहिए? किसी भी रोग से बचने के लिए माँ का, जो गर्भवती महिला है, उसका पोषण बहुत जरूरी है। अच्छा। कई महिलाएं होती हैं जो खान पान में अपनी कमी करती हैं। सारी की सारी सोच समझ डिपेंड करती है कैल्शियम लेवल में। अगर माँ के शरीर में कैल्शियम का लेवल कम होगा तो पनपता हुआ बच्चा, उसके शरीर में भी इसका इफेक्ट आएगा। तो इसीलिए कहा जाता है माँ को कि कैल्शियम की मात्रा लेते रहो, स्वस्थ खाना खाओ, अच्छे से हजम होना चाहिए, वॉक करें। ये माँ को हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि उसकी खाई हुई परवरिश, क्योंकि परवरिश तो बच्चे की उसके पेट से शुरू हो गई है। जी जी जी। अगर वहां से हम मैनेज कर लें, शुरुआत कर दें जी, तो जब बच्चा इस संसार में आएगा तो वो स्वस्थ होगा, वरना किसी न किसी रोग से ग्रसित जरूर होगा। आपका कहने का तात्पर्य ये भी है कि अगर गर्भावस्था के दौरान यदि उनके चिकित्सक उनको जो फॉलिक एसिड और कैल्शियम की सलाह देते हैं वो नियमित रूप से लेते रहें? बिल्कुल नियमित रूप से लेते रहें, और अगर वो हजम नहीं हो रहे हैं तो भी अपने चिकित्सक को बताएं। अगर बहुत उल्टियां हो रही हैं तो भी अपने चिकित्सक को बताएं। इस तरह से खाने से ये परेशानी हो रही तो उसका सोल्यूशन हम चिकित्सक निकाल सकते हैं। अच्छा, एक बात आपने जो जिक्र किया कि मछली की बात की, जो आहार मांसाहार के रूप में कई परिवार लेते हैं, लेकिन एक कॉड लिवर ऑयल करके एक जो दवा के रूप में प्रयोजित होती है, तो उसकी अगर उपयोग किया जाए और चिकित्सक की सलाह से किया जाए तो क्या वो लाभदायक होता है? हाँ, बहुत लाभदायक होता है, क्योंकि उसमें विटामिन डी की मात्रा भी पाई जाती है, कैल्शियम की मात्रा भी पाई जाती है। बस वो हजम हो जाना चाहिए। डॉक्टर पंकज श्रीवास्तव हमसे मुखातिब हैं। अच्छा, एक बात बताइए डॉक्टर साहब, चूंकि आप तो होम्योपैथी से ताल्लुक़ रखते हैं और होम्योपैथी के चिकित्सक हैं, लेकिन सूखा रोग में होम्योपैथिक दवाएं जो हैं कितनी कारगर हैं वास्तविकता में? कारगर तो इतनी ज्यादा है कि हमारे पास इसके बहुत सारे केसेस हैं। अच्छा। जो कि पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। 5-5, 6-6 साल के रिकॉर्ड्स हैं। अच्छा। क्योंकि इन दवाओं की एक खासियत है कि ये दवाएं मटेरियल सब्जेक्ट पे नहीं है। अच्छा। ये दवाएं आयनिक सब्जेक्ट पे हैं, मॉलिक्यूल्स पे हैं, नैनो पैटर्न पे हैं। और शरीर में जब कुछ खाएंगे जो एब्जॉर्ब होगा, अगर वो आयंस के फॉर्म में है तो वो इजिली एब्जॉर्ब होगा, क्योंकि हर सेल्स की ग्रोथ में आयन का मैनेजमेंट चाहिए। अच्छा। तो होम्योपैथिक मेडिसिन का जो बेस है वो ही नैनो बेस है, और उस नैनो बेस से मेडिसिन हमारे शरीर में एब्जॉर्ब हो जाती है, प्रॉपर अपनी जगह पे एक्ट करती है, और जितनी भी व्याधियां जो भी एक फिजियोलॉजी डिस्टर्ब होती है उसको दुरुस्त करती है। अच्छा, ये बताइए कि आयुर्वेद जहाँ तक सवाल रखता है कि भाई परहेज या पथ्य अपथ्य की बात उसमें ज्यादा होती है। हाँ जी। वो आहार विहार से ही ठीक करने की बात करता है। हाँ जी। तो यदि होम्योपैथिक दवाएं उपयोग में ली जा रही हैं तो कोई परहेज भी बताते हैं आप, या सब कुछ खाने के लिए बोलते हैं? नहीं, मैं तो अपनी प्रैक्टिस में सब कुछ खाने के लिए बोलता हूँ। सिर्फ वही परहेज बताता हूँ जो उसके मर्ज से संबंधित है। लेकिन परहेज होता है? परहेज तो अगर उसको लूज मोशंस हो रहे हैं तो पूड़ी ना खाए जी, पराठा ना खाए, हैवी चीज ना खाए। अगर उसको खांसी आ रही है बहुत ज्यादा तो आइसक्रीम ना खाए। इस तरह के परहेज हैं। लेकिन जो मैं पहले से चली आ रही थी कि हमें खट्टा नहीं खाना है, हमें खुशबू वाली चीजें नहीं लेनी है, ऐसी चीजों को मैं फिलहाल मना नहीं करता हूँ। मैंने ऐसा कोई भी नहीं देखा कि जो पेशेंट अगर ले भी रहा है तो उसको, साथी को या उसको कोई परेशानी हुई हो। भाई सिगरेट हम नहीं पी रहे हैं, सिगरेट हमारा पड़ोस का बैठा पी रहा है, हमारे पिताजी दिन भर पी रहे हैं, बच्चा भी पी रहा है, पैसिव स्मोकिंग हो रहा है ना, पैसिव स्मोकिंग हो रहा है, बच्चा ठीक हो रहा है। जी जी। कोई मसाला खाए हुए तो उसकी स्मेल हर तरफ फैल रही है, वो हम इनहेल कर रहे हैं, उसके बावजूद बच्चा ठीक हो रहा है। अच्छा, अगला जो एक और क्वेश्चन मेरे पास दिमाग में आ रहा है वो है, क्या सूखा रोग बड़ों में भी हो सकता है? आपने जवाब दिया था कि कुछ बड़े बच्चों में के फॉर्म में। जी जी जी। एक्चुअली जितने भी ये सूखा रोग है, जो भी ऑस्ट्रोमलेशिया है, ये मेटाबॉलिक बोन डिसऑर्डर है। ये 3 तरह से इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बार बार आएगा। बच्चों में अगर पाया जाता है तो रिकेट्स कहलाता है, थोड़े से बड़ों में पाया जाता है तो ऑस्ट्रोमलेशिया कहलाता है, जिसमें मैंने बताया था कि झिल्ली मजबूत होती है, हड्डी अंदर से चिटक जाती है। और अगर ये और बड़ों में पाया जाता है तो ऑस्टियोपोरोसिस के फॉर्म में पाया जाता है, जैसे महिलाओं में ज्यादा होता है। महिलाओं में, पुरुषों में। क्योंकि इसमें 2 डेफिनेशन आती हैं समझने के लिए। एक जगह क्वालिटी बोन की गड़बड़ है और एक जगह क्वांटिटी बोन की गड़बड़ है। वाह। तो क्वालिटी जो गड़बड़ है वो रिकेट्स एंड ऑस्टियोमलेशिया में है। बोन तो सलामत है लेकिन बोन लचीली है। और ऑस्टियोपोरोसिस जो कि बड़ों में पाया जाता है, मेटाबॉलिक बोन डिसऑर्डर, तो वो बोन खोखल हो रही है, बोन अंदर से पोरस हो रही है, तो उसकी
जो है क्वालिटी गड़बड़ हो गई, जी। क्वांटिटी गड़बड़ होगी, इधर क्वालिटी गड़बड़ हुई, उधर क्वांटिटी गड़बड़ हुई। जी जी, ये हमारे सुनने वालों के लिए आसानी से हम ये बताना चाहे तो ये भाषा में बोल सकते हैं आसान सा, कि हड्डियों में जो एक गैप आ रहा है हाँ किसी कारण से, खोखलेपन से बड़ों में, तो ऑस्टियोपोरोसिस कहा जाता है उसे। बिल्कुल, उनके बीच में, सेल्स के बीच में अगर गैप आ रहा है जी। और अगर सेल्स सॉलिड हैं लेकिन स्ट्रेंथ नहीं है, तो रिकेट्स एंड सूखा रोग की तरफ हम जा सकते हैं। तो डॉक्टर पंकज जी, हम आपसे गुजारिश करेंगे कि चलते चलते अब हमारे सुनने वालों को संदेशात्मक रूप में सूखा रोग बचाव और उपचार के माध्यम पर क्या एक संदेश देना चाहेंगे आप? संदेश एकदम साफ है जी। अपने से प्यार करें, अपने बच्चों से प्यार करें। अगर इंसान अपने से प्यार करेगा तो वो अपना ध्यान रखेगा, और जब अपने से ज्यादा प्यार करेगा तो अपने बच्चों से भी प्यार करेगा। क्या बात है। किस तरह से हमें अपने जीवन की शैली को दुरुस्त करना है। भागते हुए समय में हमें ये ध्यान रखना है कि जंक फूड की जो डाइट आजकल हम अपने बच्चों को दे रहे हैं, हाँ। उससे थोड़ा सा दूर करें। जी। मैंने बहुत ही पुरानी अनाज का नाम लिया था, रागी, ज्वार, बाजरा। अब हमें फिर से उसी की तरफ जाना पड़ेगा जो सुपाच्य हो, जो हजम हो सके। जी। लेकिन सबसे पहले हमें खान पान को व्यवस्थित करना पड़ेगा। विटामिन डी को कमी को पूरा करने के लिए पूरी कोशिश करनी पड़ेगी कि हम कैसे कर सकते हैं। हम धूप का सेवन करेंगे, दूध व दही से बनी चीजें लेंगे, अनाज जैसे मैंने बताया वैसी चीजें खाएंगे। सबसे अहम चीज यह है कि जंक फूड से दूर रखेंगे अपने आप को। अगर हम इन छोटी सी चीजों को, 5, 7, 8 चीजों को अपने से बेहतर कर सकते हैं और अपने से प्यार करें, तो शायद हम आने वाले किसी भी रोग से लड़ाई कर सकते हैं। क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा था, स्वच्छ हो तन भोजन की थाली, सभी रोगों से हो रखवाली। क्या बात है, बहुत ही बेहतरीन संदेश चलते चलते आपने दिया। तो डॉक्टर पंकज श्रीवास्तव जी, टेलीफोन के ज़रिए आपसे बातचीत की और आज की बातचीत का जो विषय था उस पर आपने लाभान्वित करने वाली जानकारी दी। इसके लिए विविध भारती की टीम की ओर से और सुनने वालों की ओर से आपको तहे दिल से शुक्रिया। हाँ, सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। तो दोस्तों, ये थी मुलाकात टेलीफोन के ज़रिए होम्यो ऑर्थो हीलर चिकित्सक डॉक्टर पंकज श्रीवास्तव से। इन्होंने हमसे टेलीफोन पर बातचीत की लखनऊ से। बातचीत का विषय आप सभी को मालूम है, सूखा रोग, पहचान और उपचार। आज के इस कार्यक्रम में हमें तकनीकी सहयोग दिया दिवाकर द्विवेदी ने। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रामकरण मीणा। और अब दीजिए आज के इस प्रोग्राम से अपने दोस्त राजेंद्र त्रिपाठी को भी इजाजत। नमस्कार। आज के पिटारे में था सेहतनामा, जिसकी बारी पिटारे में हफ्ते में सिर्फ एक दिन आती है। वैसे पिटारा तो सातों दिन खुलता है। हर रोज सुनिए।